नमस्कार प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नैन्सी तिवारी स्वागत करती हूँ आपका पूरे भारत के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल विद्याकुल पे, जिसे आपने खुद अपने प्यार, भरोसे और विश्वास से बनाया है। चलिए, तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि भैया 21 दिन की क्या होगी, आपकी तैयारी शुरू होने वाली है। तो उस तैयारी में आपको लेक्चर प्लान भी हमने दे दिया था कि पहले दिन से क्या शुरू किया जाएगा। तो क्या शुरू करेंगे हम लोग आज? जो है किसकी बारी है? अक्टूबर नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बारी है। कमलेश दुबे, सैम चौधरी, ब्रिजेश यादव, शगुन सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये चाइना कौन है भाई? चिन्ना की चाइना? हाँ, तुमको वॉइस पक्का नहीं आएगी, ऐसा नाम रखे हो चिन्ना। हाँ, तुमको वॉइस पक्का नहीं आएगी, सबको वॉइस आ रही है लेकिन तुमको नहीं आएगी। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग सत्यम, अनिकेत, अंकित। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो आपका अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर है। उसके बाद परसों की क्लास में आपका दिसंबर और जनवरी का होगा। एक और बात, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर के बाद, मतलब उस वाले टॉपिक के बाद, आपको अक्टूबर और नवंबर के PYQs भी देखने को मिलेंगे उसी क्लास में। ठीक है, तो ये क्लास लर्न करके आइएगा। तो आपको याद करवाना हमारा ही काम है, तो इसीलिए आपको यहीं के यहीं याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा PDF के बारे में जो पूछ रहा है बेटा, PDF जो है वो आपको विद्याकुल के चैनल पे मिलेगी। विद्याकुल का जो टेलीग्राम चैनल है उसी पे आपको PDF मिलेगी। ठीक है, वो अगर नहीं मिलती है, कोई इशू होता है तो अगली क्लास में बताइएगा, चैनल आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक, तो चले भाई क्लास शुरू करें। चले भाई क्लास शुरू करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए पहले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। लोन लिमिट, हाँ, यहाँ पे इंग्लिश भाषा है और यहाँ पे हिंदी भाषा है। ठीक है, तो चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा, ये मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ गई। वर्तमान 10 लाख रुपए से 20 लाख ऋण श्रेणियां हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, इसमें आपको ये पढ़ना है कि भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या। इससे आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका फुल फॉर्म बताइए। अगर आप अपने NDA का पेपर देखते हैं तो NDA का पेपर 2018 या 2019 के NDA 1 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि PMMY का फुल फॉर्म बताइए कि ये कौन सी योजना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है अभी। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आखिर है क्या भाई, ये होता क्या है? देखिए, मुद्रा का मतलब क्या होता है? पैसा ही पैसा। ठीक है, तो इसके में लोन के बारे में बात करें, हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये उन लोग को लोन दिया जाता है इस मुद्रा के तहत। इस लोन के तहत आपको वो मुद्रा दी जाती है जिससे कि क्या होता है भाई, आपके बिजनेस में, आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, ये इस लोन के तहत, यानी कि इस स्कीम के तहत आप क्या कर सकते हैं, वहां जाकर के पैसा ले सकते हैं। अब इसमें भी आपको 4 तरीके से पैसे मिलेंगे। सबसे पहला है शिशु कैटेगरी। शिशु कैटेगरी में आपको स्टार्टिंग में 50,000 का लोन देगा। ये कब? जब आप एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जाएंगे बैंक वाले के पास, उसको बताएंगे कि हाँ भाई हम छोटा बिजनेस जो है वो शुरू करना चाहते हैं और आप क्या करिए, हमको उसके लिए पैसा दे दीजिए। तो बोलेगा अच्छा शुरुआत है अभी तुम्हारी, तो अभी तुम क्या हो, छोटे बच्चे हो, यानी कि शिशु हो, तो कितना देगा? 50,000। उसके बाद जब हम आगे आएंगे तो नेक्स्ट आप किशोर अवस्था में आ जाइए। किशोर में क्या होगा? जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। किशोर में क्या होगा, इसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ है, आपका बिजनेस बढ़ोतरी कर रहा है। क्या हो रहा है? आपको उसमें मुनाफा हो रहा है। तो उस केस में आप कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? किशोर अवस्था में। और कितना आपको मिलेगा भाई? 50,000 से 5 लाख मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तरुण, फिर उसके बाद अगर हम देखें तरुण अवस्था,
तो तरुण अवस्था में क्या होता है, इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। कब मिलेगा, जब आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि अब आपको क्या करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है। आवाज नहीं आ रही बेटा, 1 मिनट रुको, चेक करने दो। चलिए आगे चलें। अब इसमें ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपका एक नया स्टार्ट हो गया है जो कि है न्यू। इसमें आपको क्या मिलेगा, न्यू तरुण प्लस, ये अभी जो है नवंबर में ऐड किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको 10 लाख से 20 लाख तक का लोन मिलेगा। जिसको अपना बिजनेस जिसका बिजनेस बढ़ भी चुका है, अब उसको क्या करना है, एक और फ्रेंचाइजी खोलनी है उसी की, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको और नया बिजनेस और पैसे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपसे बोल रहा है वज्र शॉट डेवलप्ड बाय बिग बैंग बूम बीन डिप्लॉयड इन द आर्मी सॉल्यूशन हैज बीन डिप्लॉयड एंड द एयरफोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, देखिए इसका मतलब सीधे सीधे मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब ये है इसका कि आपका बिग बैंग बूम एक कंपनी है, ठीक है। बिग बैंग बूम जो है वो एक कंपनी है, उसने क्या किया है, बिग बैंग बूम जो है वो एक कंपनी है, इसने जो है वज्र शॉट बनाया। अब ये वज्र शॉट है क्या भाई, इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई ये वज्र शॉट क्या है। देखिए वज्र शॉट जो है ये एक तरह का ड्रोन है, ठीक है। क्या है, एक तरह का ड्रोन है। ड्रोन क्या होता है, आपने देखा है क्या होता है ड्रोन, देखा है। तो चलिए वज्र शॉट जो है ये एक तरह का ड्रोन है, या तो हम इसको एक तरह का एंटी ड्रोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी ड्रोन बोलेंगे। एंटी ड्रोन क्यों बोलेंगे भाई, एंटी ड्रोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका काम क्या होगा कि देखिए कभी कभार आप देखते हैं कि दूसरी कंट्री का क्या होता है, ड्रोन हमारे इंडिया के आसपास बाउंड्री में मंडराने लगता है देखने के लिए कि भैया किस तरह से इनके सिपाही खड़े हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी है, कौन से शेप में खड़े हैं, कौन कौन सा गन ये लोग लिए हुए हैं। तो उससे क्या होता है, जो पड़ोसी देश होते हैं या जिस भी देश का ड्रोन हमारे इंडिया में आया होता है, उससे उनको अंदाजा हो जाता है कि हाँ भैया सिपाही जो है बॉर्डर पे कम से कम 20,000 में खड़े हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको जीतने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी सेना 50,000 बढ़ानी होगी, इस तरीके से। तो उससे क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ये जो ड्रोन है उनको डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और उसका सिग्नल क्या कर देगा, जाम कर देगा। क्या कर देगा, उसका सिग्नल जाम कर देगा, ठीक है। अब इसको यूज कौन करेगा भाई, अब जो ये वाला ड्रोन है आपका वज्र शॉट, इसको यूज कौन करेगा, हम आप जैसे लोग तो करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कौन करेगा, आर्मी करेगी। अब आर्मी में चाहे मिलिट्री कर ले या फिर आपकी एयरफोर्स कर ले, ठीक है। कौन कौन, या तो मिलिट्री कर ले और या फिर आपकी एयरफोर्स आर्मी कर ले, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका रेंज कितना रहेगा भाई, कितने दूर तक के ये पकड़ सकता है दूसरे ड्रोन को, तो कितना होगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत हल्का रहेगा, यानी कि बहुत लाइट वेट रहेगा। इसका क्या होगा, बहुत हल्का रहेगा, लाइट वेट रहेगा, जिससे क्या होगा कि इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, जाके ले जा सकते हैं, ठीक है। इजी टू कैरी है, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। इसकी बैटरी के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसकी बैटरी जो है वो 9 घंटा चलेगी। कितने घंटे चलेगी भाई, 9 घंटा चलेगी। आप मुझे ये बताइए कि ये तो वज्र शॉट के बारे में हो गया। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछता है कि भैया कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, तो कौन सी कंपनी ने बनाया है, बिग बैंग बूम, ठीक है। कौन सी कंपनी ने बनाया भाई इसको, ये बिग बैंग बूम, ठीक है, बिग बैंग बूम, इन्होंने क्या किया है, इसको बनाया है, ठीक है। वज्र शॉट है क्या, ड्रोन है। अच्छा ये बताइए, एक वज्र एक्सरसाइज भी होती है, इंडिया की एक वज्र एक्सरसाइज भी होती है। वज्र जो है, वज्र प्रहार,
वज्र प्रहार, ये जो है इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके साथ है जरा बताइए तो भाई। वज्र प्रहार जो है वो इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके किसके साथ होती है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया की किसके किसके साथ होती है, तो किसके किसके साथ होती है भाई, इंडिया और यूएसए के साथ होती है। और ये कौन से टाइप की एक्सरसाइज है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन से टाइप की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे चले, चलिए। तो ये आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि भैया कहाँ पे ये वज्र शॉट को इनॉग्रेट किया गया है, स्वावलम 2024, स्वावलम 2024 एग्जीबिशन में। कहाँ पे, भारत मंडपम। ये भारत मंडपम कहाँ है भाई, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसको किसने बनाया है, तो बिग बैंग बूम सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने इसको बनाया है। इसका रेंज कितना है, 4 किलोमीटर तक। 4 किलोमीटर तक अगर किसी दूसरी कंट्री का ड्रोन हमारे अंदर आता है तो ये क्या करेगा, तुरंत उसे पकड़ेगा, डिटेक्ट करेगा और क्या कर देगा, उसका सिग्नल जैम कर देगा। ठीक है, कैन डिटेक्ट एंड जैम ड्रोन, यानी कि ड्रोन और उनके ऑपरेटर के बीच संचार को बाधित करते हुए ड्रोन संकेतों का पता लगा सकता है और उसका सिग्नल जाम कर सकता है। ठीक है, चलिए थर्ड न्यूज पे आते हैं। साक्षी मलिक मेमोरियल विटनेस कह रहा है कि साक्षी मलिक जो है इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, विटनेस है। अच्छा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया ये जो साक्षी मलिक है ना, ये जो लड़की है साक्षी मलिक, ये कौन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है। कौन है, स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब ये पहली फीमेल है जो पहली ओलंपिक रेसलर है। क्या है, ओलंपिक रेसलर। रेसलर कौन होता है भाई, रेसलर कौन सा गेम होता है, वो गित्ता बबीता वाला देखे हो, जो दंगल मूवी है, गित्ता बबीता, बस वही है ये साक्षी मलिक। ठीक है, वही गेम ये खेलती थी और पहली ओलंपिक रेसलर है, यानी कि यही वो पहली शख्स है जिन्होंने इंडिया की तरफ से रेसलिंग में पार्ट लिया था। किसमें, ओलंपिक में। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इनकी एक बुक आई है, बुक का नाम क्या है, विटनेस। क्या नाम है बुक का, विटनेस। ठीक है, अब इसमें बुक में लिखा क्या है, इसमें बुक में जो है वही सब लिखा हुआ है कि भाई औरतों के लिए क्या ज़रूरी होता है, कितनी सारी मुश्किलें आती हैं जब उन्हें लाइफ में सक्सेस मिलती है, तो कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना किया, तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी बुक में पूरा विस्तार में समझाया है। ठीक है, उसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये बुक जो है इसको पब्लिश किसने किया है, अगर आपसे पूछे कि ये जो बुक है इसको पब्लिश किसने किया है, तो किसने किया है, जुगरनॉट ने। किसने किया है भाई, जुगरनॉट ने इस बुक को पब्लिश किया है। और अगर पूछा जाए आपसे कि भैया ये बताइए कि इसको लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, जोनाथन सेल्वराज। कौन है, जोनाथन सेल्वराज। आगे चले, चलिए। न्यूजीलैंड विंस देयर ये वुमेन है, न्यूजीलैंड विंस देयर वुमेन आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए भाई, मैन वाला तो हमें पता है कि किसने जीता है, जरा कमेंट करके बताइए कि आईसीसी T20 2025 का किताब किसने लिया है मैन में, है आईसीसी T20 2021 का किताब किसने, 2025 का किताब किसने लिया है मैन में। चलिए, तो आईसीसी न्यूजीलैंड जो है उसने जीता है, क्या जीता है भाई, आईसीसी वुमेन्स का किताब। किसको हरा के जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। हाँ बेटा, एनडीए की क्लास आज ही चालू हुई है, हाँ बिल्कुल, मेरा भारत महान।
आईसीसी T20 मैन का किसने जीता है? किसने किसने पटाखे फोड़े थे, जरा ये बताइए थोड़ा। कौन रात में 10 साढ़े 10 बजे तक जगा हुआ था पटाखे फोड़ने के लिए? हाँ, और किसने किसने होली 4 दिन पहले ही मना ली इसी में? किसने किसने होली 4 दिन पहले ही मना ली इसी में? एनडीए की क्लास आज से ही चालू है प्रिंस कुमार। एनडीए की क्लास आज से ही चालू है। हाँ, तो चलिए भैया वुमेन्स के बारे में बात कर ले। तो वुमेन्स में किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो न्यूजीलैंड ने किसको हरा के जीता है भाई? साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। ठीक है, चलिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसके बारे में बात हो रही है? तो ये वुमेन यानी कि औरतों के बारे में बात हो रही है। कौन विनर था इसका? न्यूजीलैंड। कौन विनर था इसका? न्यूजीलैंड। और कौन हारा भाई? किसको हराया इन्होंने? तो किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? दुबई में है। कहां पर है भाई? दुबई में है। ठीक है, अगर ये पूछे कि इसको होस्ट कौन करा था, यानी कि ये जो आपका क्रिकेट है इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किसने किया था? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको इस चीज के बारे में याद होनी चाहिए। आगे चलें तो चलिए अब थोड़ा सा, अगर आपसे पूछे कि 2025 का आईसीसी ये अभी तक हुआ नहीं है, अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पे होगा तो ये कहाँ पे होगा भाई? ये होगा पाकिस्तान में। कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ पर होगा? लाहौर में। कहाँ होगा? लाहौर में। ठीक है, ये अभी हुआ नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा मैम, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अगली क्लास से आएगा। पहली क्लास में पढ़ा दे, फिर अगली क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, कहाँ होगा? पाकिस्तान, लाहौर में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताइए जो न्यूजीलैंड है जो जीती है इसकी कैपिटल क्या है, यानी कि इसकी राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड है जो जीती है उसकी राजधानी क्या है? तो आप क्या बताएंगे भाई? वेलिंगटन। क्या है इसकी राजधानी? वेलिंगटन। उसके अलावा इसकी अगर मुद्रा के बारे में पूछे कि भैया मुद्रा कौन सी है, तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड डॉलर। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चले। नेक्स्ट न्यूज आपसे बोल रहा है कि M.K. रंजीत सिंह इज द ऑथर ऑफ द बुक माउंटेन मैमल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये भी एक बुक है। कौन कह रहे पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है? हाँ आकाश कुमार, पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है? हाँ बेटा, अभी तुमको जेल में बंद कराते हैं, बुरा मान जाएंगे पाकिस्तान वाले ऐसे बोल दिए तो। क्या है पाकिस्तान की राजधानी? ये फिर पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है। चलिए, M.K. रंजीत सिंह इज द ऑथर ऑफ द बुक मैमल्स ऑफ द अर्थ। M.K. रंजीत सिंह दुनिया के पुस्तक स्तनधारियों के लेखक है। ठीक है, पुस्तक पर्वत स्तनधारियों के लेखक है। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है कि M.K. रंजीत ने क्या किया है? M.K. रंजीत ने क्या किया है? एक बुक लिखी है जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द अर्थ। आगे चले। उड़ीसा विंस बेस्ट स्टेट इन 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। ये इसका 2023 का जो अवार्ड्स है वो कब मिला है आपका? वो नवंबर में मिला है। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 पे कौन आया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। ठीक है, कब का था ये? 2023 का। अब इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है? उड़ीसा को। फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है? उड़ीसा को। सेकंड आपसे पूछा जाए कि सेकंड किसको मिला है, तो किसको मिला है? यूपी को। और थर्ड आपसे पूछा जाए कि थर्ड किसको मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पोजीशन जो है वो 2 स्टेट को साथ में मिला है, गुजरात और
पौंडुचेरी, ठीक है, गुजरात और पौंडुचेरी, इन दोनों को क्या मिला है भाई, इन दोनों को आपका 1, 2 और 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए क्लास में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सी क्लास में, नेशनल वाटर अवार्ड्स में क्या आए भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कराची कौन लिखा है, क्यूटनेस गेमर, बेटा इतना भी क्यूटनेस अच्छा नहीं होता कि अपने पड़ोसी देश का तुमको क्या आर्मी बनोगे बेटा, हाँ, जिससे सबसे ज्यादा युद्ध होते उसके बारे में ही नहीं पता। चलिए, उड़ीसा, यूपी और गुजरात, ठीक है। अगर इसके बारे में बात कर लें, अगर ये नेशनल वाटरवेज के बारे में बात कर लें, तो ये रिलीज कब हुआ था, ये जो है अवार्ड अक्टूबर 22 को दिया गया था, ठीक है। कहाँ पे दिया गया था अगर आपसे पूछेगा, तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पे दिया गया था, तो विज्ञान भवन में। कहाँ दिया गया था, विज्ञान भवन में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में है। आगे अगली न्यूज पे चलें। अच्छा, ये रिलीज कौन कराता है भाई, कौन बताता है कि ऐसा ऐसा ये सही होगा वो गलत होगा, हाँ इस्लामाबाद है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, हाँ एक क्लास थ्योरी और अगली क्लास उसी का ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। तो चलिए फिर, अच्छा अब इसको रिलीज कौन कराता है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अच्छा, ये जो जल शक्ति है, अब इसके मिनिस्टर कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो जल शक्ति है इसके मिनिस्टर कौन है, तो CR पाटिल। कौन है भाई, CR पाटिल। अगली न्यूज पे चलें। अगली न्यूज पे चलें। नासा सक्सेसफुली लॉन्च द यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर इन केप कैनवेरल फ्लोरिडा ऑन अ SpaceX फाल्कन हेवी रॉकेट। चलिए यहाँ पढ़ते हैं भैया, वहां नहीं समझ आया। नासा ने एक SpaceX फाल्कन हेवी रॉकेट पर कैप कैनवेरल फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ पल्ले पड़ा। चलिए अब समझाते हैं। तो कोई आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे पहले नासा के बारे में जान लेते हैं कि भाई नासा क्या है। नासा जो है ये एक तरह का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कोई बात नहीं, NDA 1 का फॉर्म नहीं भरे तो क्या हो गया, NDA 2 की तैयारी करिए। 6-7 महीने का PDF, 6-7 महीने का आता है आपके पास GK, पढ़ लो, ज्ञान बर्बाद नहीं जाता, ठीक है। तो चलिए, हाँ समझ नहीं आया, हमको पता है समझ नहीं आया, चलो यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नासा क्या है। नासा जो है, देखिए हर कंट्री जो है अपनी तरफ से रॉकेट ऊपर अंतरिक्ष में भेजती है, कभी सूर्य का पढ़ाई करने के लिए, कभी मून का पढ़ाई करने के लिए, कभी अर्थ का पढ़ाई करने के लिए, कभी मार्स का पढ़ाई करने के लिए। तो वैसे ही क्या किया नासा भी है। नासा भी कहाँ की स्पेस एजेंसी है, USA की है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ठीक है, एंड नहीं है शायद। तो ये इसका क्या है भाई, ये आपका फुल फॉर्म है। नासा का पूरा पूरा क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। कहाँ की है भाई ये है USA की। अब अगर पूछे आपसे कि भैया ये बताओ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन। कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि भाई इसके CEO कौन है ये बताओ, तो इसके CEO कौन आ जाएंगे आपके, जैनेट पेट्रो। कौन हो जाएंगे ये, इनके CEO हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज में आपसे बोल रहा है कि एक जो है यूरोपा क्लिपर नाम का क्या है, रॉकेट लॉन्च हुआ है, ठीक है। क्या है भाई,
यूरोपा क्लिपर नाम का रॉकेट लॉन्च हुआ है। अच्छा, किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? अभी आपको बताया कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, किसने? नासा ने। नासा का फुल फॉर्म सब लोग कमेंट पे लिखिए जल्दी से, अभी बताया था। नासा का फुल फॉर्म कमेंट पे लिखिए जल्दी से, ठीक है? तो किसने किया है? नासा ने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद अगर देखें तो ये मिशन किस लिए हुआ है भाई? रॉकेट भेजा जाता है तो किसी ना किसी वजह से भेजा जाता है। तो रॉकेट जो है वो भेजा गया, वो किस लिए भेजा गया है? रॉकेट जो है वो भेजा गया है तो किस लिए भेजा गया है भाई? रॉकेट जो भेजा गया है वो जुपिटर का जो मून होता है, जुपिटर का जो मून है, मून का नाम क्या है? यूरोपा। इसी के बारे में पढ़ने के लिए क्या किया गया है? रॉकेट को भेजा गया है। क्या किया गया है? रॉकेट को भेजा गया है, ठीक है? अब ये जो है ये रॉकेट जो है वो कब तक पहुंचेगा? 2030 तक जाकर के कहाँ पहुंचेगा? जुपिटर के पास पहुंचेगा, ठीक है? कहाँ से? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया किस जगह से रॉकेट को लॉन्च किया गया है, तो किस जगह से किया गया है? फैल्कन। फैल्कन हेवी जगह जो है उसी से क्या किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है? अच्छा, अब ये यूरोपा क्लिपर क्या होता है? देखिए, जुपिटर जो है, अगर जुपिटर के बारे में बात करें तो जुपिटर जो है उसके बहुत सारे मून्स है, ठीक है? देखिए, हर प्लेनेट के मून्स होते ही होते हैं, ठीक है? तो जुपिटर के जो मून्स है वो कौन से हैं? इसके 4 जो है वो फेमस मून है। फेमस मून कौन कौन से हैं भाई? एक है आपका लो, एक है आपका यूरोपा, एक है आपका गाइनमेड, और एक आपका जो 4 में से है, एक है आपका कैलिस्टो, ठीक है? ये 4 जो है वो क्या है? इसके फेमस मून है। समझ में आई बात? 4 जो है वो क्या है? फेमस मून है। देखिए, समझ में क्या नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है, ये आपको जो मैंने न्यूज़ बताई कि नासा ने क्या किया है, नासा ने क्या किया है, एक जो है वो क्या किया है, रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है? किस लिए लॉन्च किया है? तो यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया कि नासा क्या है। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। कहाँ की है? तो ये कहाँ की है? यूएसए की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके सीईओ कौन है? तो जेनेट पेट्रो है। अब मैंने आपको ये बताया कि नासा ने क्या किया है, एक रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है? किस लिए रॉकेट लॉन्च किया है? तो जो जुपिटर का रॉकेट का नाम है यूरोपा क्लिपर, किसने लॉन्च किया है? नासा ने किया है। क्यों किया है? तो उसको इसलिए किया है क्योंकि जुपिटर के ऊपर जो मून है, उस मून का नाम है यूरोपा, और उसी मून के बारे में पढ़ने के लिए क्या किया है? लॉन्च किया है। अब ये जो रॉकेट लॉन्च किया है तो ये जुपिटर पे कब तक पहुंचेगा? तो ये 2030 तक क्या करेगा? जुपिटर पे पहुंचेगा। कौन से प्लेस से रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो उस प्लेस का नाम है फैल्कन हेवी। क्या नाम है? फैल्कन हेवी, ठीक है? उसके बाद अगर हम जुपिटर के बारे में बात कर लें तो जरा ये बताइए कि जुपिटर कौन से नंबर का प्लेनेट है? जुपिटर जो है वो कौन से नंबर का प्लेनेट है? हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर कौन से नंबर का प्लेनेट है? ये बताइए मुझे। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर कौन से नंबर का प्लेनेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन पांचों में से हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर कौन से नंबर का प्लेनेट है? जरा ये बताइएगा, कौन से नंबर का प्लेनेट है? ये कौन है? 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर। ये बताओ पहले कि 9-10 प्लेनेट होते हैं सोलर सिस्टम में? हाँ, 9 नंबर की बात कर रहे हो? 7 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर वाले वेरी गुड, सिर्फ 5 ही नंबर वाले वेरी गुड रहिएगा, ठीक है? चलिए, जुपिटर जो है वो 5th प्लेनेट है, ठीक है? और सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। लार्जेस्ट प्लेनेट है किसका? सोलर सिस्टम का, ठीक है? चलिए अगली न्यूज़ पे चलें भाई। तो ये यहाँ पे आपको इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है।
न्यूज के बारे में, टू एक्सेस वेदर जुपिटर मून यूरोपा हैज कंडीशन सुटेबल फॉर लाइफ, यानी कि जुपिटर का जो मून है जिसका नाम है यूरोपा, क्या वहां पर लाइफ आपकी लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, यूरोपा जुपिटर्स मून नियरली द साइज ऑफ अर्थ मून। यूरोपा यानी कि जो जुपिटर का मून है, जुपिटर का जो चांद है, चंद्रमा है, वो इंडिया मतलब अर्थ की जो मून है, धरती का जो चंद्रमा है उसके बिल्कुल क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये कब तक पहुंचेगा, 2020 मतलब 2030 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया है। ठीक, तो बस यही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, तुम्हारी आर्मी के क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा सभी प्लैनेट्स के बारे में बता तो देंगे, लेकिन तुम इतने गुस्से से लाल क्यों हो रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ, सभी प्लैनेट्स के बारे में बता दो, न्यूज कवर कर ले पहले। चलिए, इंडियन आर्मी रोल्स आउट इट फर्स्ट ओवरहॉल T-90 भीष्म टैंक। चलिए भैया, अपनी इंडियन आर्मी के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं। इंडियन आर्मी जो है, भारतीय सेना ने अपने पहले ओवरहॉल किए गए T-90 भीष्म टैंक को रोल किया। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि जो इंडियन आर्मी के पास T-90, ये T-90 क्या है भाई, ये जो T-90 है ये है क्या, तो ये जो T-90 है ये क्या है, एक आपका टैंक है। ठीक है, कैसा टैंक है, तो ये जो आपका टैंक है इसको जो है डिजाइन किसने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टैंक बनाया किसने है, तो किसने बनाया है, रशिया वालों ने इसको बनाया है। ठीक है, अब इसकी क्या किया गया है, इसकी मरम्मत किया गया है। क्या किया गया है, इसका मरम्मत किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि ये जो आपके पूरे बेकार रास्ते होते हैं, गड्ढेदार रोड होते हैं, आपकी जो नदियां होती हैं, आपके जो दलदली क्षेत्र होते हैं, आपका जो फॉरेस्ट होता है, ये सब जो जगह होती हैं उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर ये टैंक अच्छे से चल सके, इसीलिए इसकी और मरम्मत की गई है। भाई गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी भी सर्विस मांगता है कि नहीं मांगता है, मांगता है। तो बस उसी तरीके से ये तो टैंक है जिसको किस में यूज किया जाता है, वॉर में यूज किया जाता है, वॉर या फिर बैटल में। और कौन यूज करता है भाई, इंडियन आर्मी। कौन यूज करती है, इंडियन आर्मी यूज करती है। इसी को क्या किया गया है, और इसकी मरम्मत की गई है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये T-90 टैंक जो है, इसके अलावा भी कोई टैंक है, तो हमारे पास एक T-90A टैंक है जो कि 2000 में हम लोगों के पास आया था, 2004 में। और एक हमारे पास T-90M टैंक है। ठीक है, ये कब आया था, ये 2019 में आया था। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। आगे चले, ये टैंक के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि मेन बैटल टैंक है, 2003 से इसको हम लोग इंडिया में लेके आए हैं। इसका मेन काम क्या होता है, फायर करना। भैया टैंक का मेन काम क्या होता है, बम फेंकना। ठीक है, तेज से चलना और लोगों से हमें बचा के रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसका वेट कितना होता है, 47 टन होता है। ठीक है, 47 टन का होता है। ये कितना बड़ा होता है, 9.6 मीटर लॉन्ग और 2.8 मीटर वाइड जो होता है। ठीक है, इसका वजन कितना होता है, 47, 9.6 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, उसके अलावा इसका काम क्या होता है, इसके काम के बारे में बात करें तो इसका काम होता है कि जो दलदली इलाका होता है, जो आपका फॉरेस्ट वाला इलाका होता है, उसमें क्या करे, अच्छे से चल सके। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी आपका आर्मी से रिलेटेड है। INS तलवार arrived at Simon's Town, South Africa to participate in the 8th edition of इब समर। ठीक है, इस INS तलवार इब समर के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए साइमन टाउन दक्षिणी अफ्रीका में पहुंचे। ठीक है भैया, ये इब समर क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये IBSAMAR क्या है। ये क्या है आपकी, ये जो है ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। क्या है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। ठीक है,
कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? अगर इसके बारे में बात करें तो ये इंडिया और आपका ब्राजील, इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका, किसके किसके बीच में? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में। कौन सी एक्सरसाइज है भाई? नेवल एक्सरसाइज है। नेवल मतलब पानी में होने वाली नेवी एक्सरसाइज है। कहां पर हुआ है पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका में। कहां पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इंडिया से कौन सी शिप गई है, कौन सी इंडिया की नेवी शिप है जो इसमें भाग ली है, तो कौन सी है? आईएनएस तलवार। कौन सी है? आईएनएस तलवार, ठीक है। तो इफ समर कौन सी आपकी एक्सरसाइज है? सबसे पहली बात तो ये कि ये नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। नेवी की एक्सरसाइज मतलब पानियों में जो होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रियां भाग ली? तो यहां से इंडिया, दूसरी तरफ से ब्राजील और तीसरी तरफ से साउथ अफ्रीका, ठीक है। कहां पर हुआ ये? तो कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब साउथ अफ्रीका में जमीन पे तो होगा नहीं, ठीक है, कहां होगा? पानी में। और शिप कौन सी? इंडिया की तरफ से कौन सी शिप इसमें भाग ली? तो आईएनएस तलवार। आगे चले, चलिए। ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि भैया कौन सी एक्सरसाइज है ये? मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम मतलब पानी वाली, नेवी, ठीक। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवी जो है उसने इसमें भाग लिया था। कब से कब तक हुआ? 6 से 18 अक्टूबर तक हुआ था। आगे चले। स्टेट रन BEML लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमीशनिंग फॉर 2 हाई ट्रांजेक्ट्स बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नहीं बूझल ना बूझल, चलिए हम बताते हैं भैया। देखिए बोल रहा है कि एक आपकी, अच्छा उससे पहले मुझे ये बताइए कि एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है। हालांकि ये आगे आएगा पर मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ क्योंकि इससे आपके एनडीए में क्वेश्चन पहले से पूछा जा चुका है, ठीक। सर एसी चला दीजिए, बड़ी गर्मी लग रही है भाई। जापान है और क्या है भाई आपका? यूएसए है, ठीक है। तो ये 4 कंट्रियां जो हैं आपकी मालाबार एक्सरसाइज में भी भाग लेती हैं। अच्छा मालाबार एक्सरसाइज कौन सी है भाई? ये आपकी नेवी एक्सरसाइज है। कौन सी है? नेवी एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। बेटा अभी वॉइस आ रही है?
अभी वॉइस आ रही है? तो उस बीच में तो मैं रुक गई थी ना, कुछ बोली ही नहीं तो कहां से आवाज आएगी। चलिए, अभी आवाज आ रही है? अच्छा, शुरू से बता दे, ठीक है। चलो भैया शुरू से बता देते हैं। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। अभी तक बस इतना ही बताया मैंने कि जो मालाबार एक्सरसाइज है आपकी, एक तरह की एक्सरसाइज होती है इंडिया के साथ, दूसरी कंट्री के साथ। चलिए, मालाबार एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे होती है? इंडिया के साथ होती है। किसका होता है? क्वाड का होता है, ठीक है। वो क्वाड कौन सी कंट्री है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। उसके अलावा ये कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो नेवी की एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए आगे चले, अब इस वाली न्यूज के ऊपर चलते हैं। न्यूज ये है कि एक BEML लिमिटेड कंपनी है। क्या है? BEML लिमिटेड जो है वो कंपनी है। इसको क्या किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर कौन है भाई? अगर उनके बारे में बात करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन आ जाते हैं? राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? राजनाथ सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये जो BEML लिमिटेड कंपनी है, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है? 2 हाई स्पीड ट्रेन बनाने का। किसका? हाई स्पीड ट्रेन बनाने का, ठीक है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसको मिला था? जापान की कंपनी है, एक जापान की कंपनी है, उन्हीं को क्या मिला था? ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? ये जो हाई स्पीड ट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको मिला है? अब BEML लिमिटेड कंपनी जो कि इंडिया की ही है, उसी को मिला है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये पहली बार है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसको मिला है? आपका इंडिया में मिला है, ठीक है। आगे चले तो चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 866.87 करोड़ है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि, आपसे बता रहे हैं कि भैया ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से बताया गया। उसके अलावा कह रहा है कि पहले ये जापान की कंपनी है E5, उसको मिलने वाला था, लेकिन अब क्या हुआ? उसको ना मिल करके ये किसको मिलेगा? इंडिया वालों को ही मिल रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? उसके अलावा इसकी जो हाई स्पीड होगी वो कितनी होगी? 280 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? 280 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो रेगुलर स्पीड है, मतलब जब इसको तेज ना चलना होगा, इसकी रेगुलर स्पीड कितनी होगी? 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो चलिए, यहाँ पे आई गया आपका मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जो मैं बता रही थी। इसमें कौन कौन सी कंट्री जुड़ती है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ठीक है। उसके अलावा इस बार जो हुआ था वो कौन सा एडिशन था इसका? 28th एडिशन। कब से कब तक हुआ था? तो 8 से 18 अक्टूबर में हुआ था। इन्हीं चारों कंट्री को हम लोग क्वाड कंट्री के नाम से भी जानते हैं। किस कंट्री के नाम से? क्वाड कंट्री के नाम से। अगर आपसे पूछे कि ये हुआ कहाँ था, तो ये पूरी तरीके से भारत में हुआ था। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। और इंडिया की तरफ से कौन से INS ने भाग लिया था? तो INS सतपुरा। कौन से INS ने? INS सतपुरा ने, ठीक है। तो ये पूरा मालाबार एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दिया गया है। अब ये थोड़ा क्वाड के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड है क्या। क्वाड जो है इसमें 4 देश आते हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं आपके? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आपका इंडिया, ठीक है। ये चारों देश इसमें आ जाते हैं और इसी को हम लोग क्वाड कहते हैं। आगे चले, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। दुर्गेश अमन्य जोलॉजिकल पार्क अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल LGBC, ठीक है।
नहीं बेटा, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, आपके पास हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा, भोजपुरी नहीं रहेगा, ठीक है, भोजपुरी नहीं रहेगा, इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा। आगे चले, दुर्गेश अमन्य जो है जूलॉजिकल पार्क है इंडिया का, जिसे ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाण अर्जित करता है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या होता है बेटा? क्वाड का नाम क्वाड इसीलिए है क्योंकि जब आप मैप देखते हैं, जब आप पूरे पृथ्वी का मैप देखेंगे तो ये जो कंट्रीज हैं ये कुछ इस तरीके से जुड़ रही हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इंडिया आ जाता है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यहाँ पे आपका यूएसए आ जाता है और यहाँ पे आपका जापान आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चार बना रहा है वो क्या बना रहा है? एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। मैथ्स पढ़ते हो? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, उसको शॉर्टकट में अब इतना बड़ा क्वाड्रिलेटरल कौन बोलेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कंट्री है, ये क्वाड्रिलेटरल कंट्री है। जब तक में इंसान ड्री तक पहुंचेगा तब तक में इंसान कंट्री के चारों के नाम ही भूल जाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको छोटा कर दिया गया और क्या बना दिया गया? क्वाड बना दिया गया। हाँ बेटा, खाली एमसीक्यूज ही आता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। तो चलिए, क्वाड के बारे में पता चल गया। अब इस न्यूज के बारे में चलते हैं। न्यूज आपसे बोल रहा है कि अच्छा पीछे न्यूज रह गई। दुर्गेश अमन्य जूलॉजिकल पार्क जो है उसको ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेशन मिल गया है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का क्या मतलब है भाई? ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का मतलब होता है कि ये आपकी एक तरह की बिल्डिंग, देखिए नाम से ही हरा हरा सब समझ में आ रहा है, ग्रीन मतलब हरा, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ऐसी बिल्डिंग है, इसके अंदर ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं, पार्क को, चाहे कोई स्टेट हो गया, उनको क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। क्या सर्टिफिकेशन देते हैं? जैसे जब आप अपनी क्लास में पास होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, रिपोर्ट कार्ड मिलता है कि हाँ भैया इतने मार्क्स पाए हैं, और उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि इतने अंकों से आपने विजय प्राप्त की है, आपको सक्सेस मिली है, ठीक है। अब आप अगली क्लास में जा सकते हैं। तो फिर वही यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन इस पार्क को दिया गया है कि ये पूरे इंडिया का पहला ऐसा पार्क है जो पूरी तरह से क्या है, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ठीक है। इसके अंदर कोई भी दूसरी चीजें, कोई भी दूसरी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस तरीके से यूज नहीं हुई है जिससे कि आपके धरती पर खतरा हो सके, ठीक है। बेटा नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पार्क का नाम क्या है? दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश में ये है। और किसने हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। ये इंडिया का पहला ऐसा जू है जिसको सर्टिफाइड किया गया, कहाँ से? आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बोर्ड काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर, ठीक है। टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए आईजीबीसी से प्रमाण अर्जित करने के लिए भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। क्या बना है? भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है आपका कि एक नई बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है वॉर। किसने रिलीज किया है? वेटरन इन्वेस्टिगेटिव ने किया है, जो कि एक जर्नलिस्ट है, कहाँ के? बॉब वुब वर्ल्ड के, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? वॉर है, ठीक है। ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि इस बुक में उस शख्स के बारे में लिखा है जो इस वक्त यूएसए का क्या है? प्रेसिडेंट है। इस बुक में उस शख्स के बारे में लिखा है जो इस वक्त क्या है? यूएसए का प्रेसिडेंट है, ठीक है। और कौन है भैया यूएसए का प्रेसिडेंट? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो जब से ये 2016 से पावर में आए, फिर उसके बाद इनको पावर में आए, फिर उसके बाद क्या हुआ? वापस इनको हरा दिया गया, फिर उसके बाद अब ये दोबारा क्या बने? यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। तो क्या हुआ? इन्हीं की जीवनी के बारे में इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। इनकी और जो बुक है उसका नाम है फियर, रेग और पेरिल। आगे चलिए मिडोरी प्राइज। ये प्राइज आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हाँ
बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिडोरी प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आपका मिडोरी प्राइज 2024, ठीक है। इस बार का जो प्राइस था वो कितने नंबर का प्राइस था, तो 8वें नंबर का प्राइस था, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है, यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड है। क्या है भाई, इंटरनेशनल अवार्ड है, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका मिडोरी, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन यानी कि हरा भरा, ठीक है। क्या होता है, हरा भरा कलर होता है, ठीक है। हर 2 से 3 साल में ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इस बार का अवार्ड किसको मिला है, तो इस बार का अवार्ड जो है वो वीरा जो है, वीरा वोरोनोवा, वीरा वोरोनोवा, ये कहाँ के हैं, कजाकिस्तान। कहाँ के हैं, कजाकिस्तान के हैं। एक इनको मिला है और इन्हीं के साथ एक और शख्स है भाई, जिनका नाम है आपका यसबेल अगुस्तीना, यसबेल अगुस्तीना, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ के हैं, तो ये हैं पीरू के, पीरू के, ठीक है। इनको ये अवार्ड क्या हुआ है, मिला है, ठीक है। देखिए मिडोरी से ही समझ आ जाता है, मिडोरी मतलब ग्रीन। इसका मतलब ये है कि धरती को हरा भरा बनाने में क्या किया गया है, इनकी बहुत बड़ी योगदान हुई है, ठीक है। जो भी व्यक्ति अलग अलग देश से धरती को हरा भरा बनाने में क्या करता है, मदद करता है, तो उसको क्या दिया जाता है भाई, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार का जो अवार्ड था वो किसको मिला है, वीरा वोरोनोवा जो कि कजाकिस्तान के हैं, और यसबेल अगुस्तीना जो कि पीरू के हैं। इनको ये अवार्ड मिला है। कितने नंबर का अवार्ड है, तो 8वें नंबर का अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इनको साथ में इसमें अवार्ड में दिया क्या जाता है, कैश प्राइज दिया जाता है 1 लाख का, और उसके अलावा प्लेक मतलब एक पूरा वो सर्टिफिकेशन जैसा दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो कब हुआ था, 29 अक्टूबर 2024 को कहाँ पे हुआ था, तो कोलंबिया में हुआ था। आगे चले, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। चलिए इस न्यूज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या है, एक ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट हुआ है। ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट होता क्या है, देखिए ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ब्लू मतलब नीला और वाटर मतलब पानी। होता क्या है कि पानी को साफ करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, पानी के अंदर जो जानवर है उनको बचाने के लिए, ये सब चीजें पानी से रिलेटेड जो है जिस भी तरह का काम होता है वो अब इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, पानी को सफाई करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, पैसा वैसा चाहिए कि नहीं चाहिए कि पानी में कूदे और क्या किए, पानी में कूद करके पन्नी निकाले और भाग गए, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, अच्छी खासी उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें क्या होती है उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट है ये किसने किया है, ये एक्सिस बैंक ने किया है। किसने किया है, एक्सिस बैंक के साथ किया है। किसके साथ किया है, IFC। ये IFC क्या है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, इनके साथ क्या किया है, मिल करके क्या किया है भाई, हाथ मिलाया है। किस लिए हाथ मिलाया है, पानी को यानी कि पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, किस लिए, वाटर को साफ करने के लिए, ठीक है। किस लिए किया है, वाटर को साफ करने के लिए। अच्छा इसमें होगा क्या, अब होगा ये कि IFC जो है वो एक्सिस बैंक को लोन देगी। क्या देगी, लोन देगी। कितना देगी भाई, $500। कितना देगी, $500 मिलियन, ठीक है। कितना देगी, $500 मिलियन, ठीक है। किस लिए देगी, ताकि जो ये ब्लू वाटर प्रोजेक्ट है इसमें काम हो सके। अब इसमें काम क्या क्या है,
अगर इसके काम के बारे में पूछे कि भैया क्या क्या काम है इस ब्लू वाटर प्रोजेक्ट का, तो सबसे पहला, जहां पर वाटर वेस्ट हो रहा है उसको रोकना, ठीक है। जहां पे पानी की कमी है, पानी की कमी है उसको दूर करना। उसके अलावा जहां पर आपका पानी जो है, जहां पे शिपिंग वगैरह की दिक्कत हो रही है कि भैया नाव नहीं मिल पा रही हैं या नाव चल नहीं पा रही हैं, या इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो जाता है, उसको साफ करवाना। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है लेकर के ओशियन, जो हमारा ओशियन है, समुद्र है, उसके अंदर की जो प्रॉब्लम होती है उन सबको ठीक कराना। तो ये सब काम किसका है, इसी ब्लू वाटर प्रोजेक्ट के तहत इस काम को किया जाएगा। किसने किसके साथ मिलके किया है, आईएफसी ने किसके साथ मिलके किया है, एक्सिस बैंक के साथ मिलके किया है। और कितना पैसा दिया है, तो $500 मिलियन। कितना पैसा दिया है, $500 मिलियन। आगे चले, चलिए। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि पार्टनर है किसके साथ, एक्सिस बैंक के साथ है। कितना पैसा दे रहा है भैया, रुपीज नहीं, $मिलियन, $500 मिलियन, ठीक है। किस लिए, ब्लू फाइनेंस मार्केट, ये पहला इंडिया में ब्लू इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये इंडिया में पहला ब्लू इन्वेस्टमेंट है। आगे चले, चलिए। गरुण शक्ति क्या है भाई, गरुण शक्ति। गरुण शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किसके किसके बीच में हो रही है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। कौन सी एक्सरसाइज है, गरुण शक्ति। अच्छा, जरा कमेंट में लिख के बताइए कि अभी तक कितनी कितनी एक्सरसाइज बता चुकी है। कमेंट में लिख के बताइए कि अभी तक कितनी एक्सरसाइज बता चुकी है। कमेंट में लिख के बताइए कि अभी तक कितनी एक्सरसाइज बता चुकी है मैंने। कम से कम 4 तो बता ही चुकी होगी, या तो ये चौथी होगी। उन चारों एक्सरसाइज के नाम जरा लिख के बताइए मुझे, चारों एक्सरसाइज के नाम लिख के बताइए मुझे। चलिए, गरुण शक्ति के बारे में अगर बताएं तो ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री। जॉइंट मिलिट्री क्या है, एक्सरसाइज है, ठीक है। किसके किसके बीच में देखा जाए तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। किसके किसके बीच में है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो इस बार नवंबर में हुआ था वो इसका 9th एडिशन था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कहां पर हुआ था ये, तो कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया में। कहां पे हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है। 5 एक्सरसाइज बताइए। हाँ, इब समर बताइए एक तो, मालाबार बताइए एक तो, और वज्र, वेरी गुड। कौन है ये, तन्वी शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। वज्र बताइए, ठीक है। और फिर ये गरुण शक्ति। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट में चलें। बिबेक डेब्रॉय वॉज द चेयरमैन ऑफ पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। ये आपका नए अपॉइंटमेंट में आ जाता है। अच्छा, ये आपका न्यू अपॉइंटमेंट में आ जाता है कि भाई पीएम का जो एडवाइजरी काउंसिल है, मतलब पीएम को भी सलाह देने के लिए काउंसिल एक बनी होती है, ठीक है। वो जो बनी हुई काउंसिल है उसके नए हेड चेयरमैन बने, उनका नाम क्या है, बिबेक डेब्रॉय। क्या नाम है, बिबेक डेब्रॉय, ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी एक नई योजना है। योजना का नाम क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसमें जो है 70+, जो मतलब 70 से ऊपर जो भी व्यक्ति आता है, आदमी हो औरत हो, जो भी 70 से ऊपर सिटीजन आएंगे उनको एक स्पेशल टाइप का कार्ड दिया जाएगा। वो कार्ड किस लिए होगा, वो जो कार्ड दिया जाएगा उसमें 5 लाख तक का हेल्थ सर्विस रहेगा, ठीक है। मतलब 5 लाख रुपए होंगे जिसको वो यूज कर सकता है। चलिए, 5 लाख तक का क्या होगा, हेल्थ सर्विस आएगा, ठीक है। लोफी बॉय बेटा अभी तुमको ब्लॉक कराते हैं, रुक जाओ अभी तुम, अभी अम्रपाली से तुमको निरहुआ बनाते हैं, रुको अभी बताते हैं।
ठीक है। स्पेशल टाइप का कार्ड होगा जो कि 5 लाख रुपए उसमें पे रहेंगे। ठीक है, किस लिए रहेंगे भैया? क्योंकि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता है, किसका बना है? तो उसमें ये सैम चौधरी तुम्हारा भी बना है, तो बेटा पैसे कम होंगे, इनको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, यही होगा। ठीक है, हेल्थ सर्विस के लिए 5 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। चलिए आगे चले। फर्स्ट हेली एम्बुलेंस। हेली से क्या मतलब है? हेली मतलब हेलीकॉप्टर। कौन सा एम्बुलेंस है? हेलीकॉप्टर। ठीक है, मतलब अभी तक तो एम्बुलेंस भैया जमीन पे चल रही थी, अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? अब आसमान में भी दौड़ेगी। ठीक है, तो पहला हेली एम्बुलेंस जो है वो लॉन्च हुआ है, कहां से लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड से। ठीक है, और ये स्टार्ट कहां से किया जाएगा? ये स्टार्ट होगा आपका ऋषिकेश से। कहां से होगा? ऋषिकेश से। हेली एम्बुलेंस के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो ये कैसा एम्बुलेंस है? हेलीकॉप्टर वाला एम्बुलेंस है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो ये कहां पे लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। कहां पे लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया अगर आपसे पूछा जाए तो? एम्स ऋषिकेश ने। किसने लॉन्च किया है? एम्स ऋषिकेश ने। इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें, उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भैया उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाती है? उत्तराखंड की कैपिटल हो जाती है देहरादून। क्या हो जाती है? देहरादून हो जाती है। यहाँ के सीएम के बारे में बात करें अगर हम लोग कि उत्तराखंड का सीएम कौन है, तो सीएम है पुष्कर सिंह। कौन है? पुष्कर सिंह। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नर के बारे में बात करें कि उत्तराखंड के नए गवर्नर कौन बने हैं, तो गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे? गुरमीत सिंह। कौन हो जाएंगे आपके? गुरमीत सिंह। ये आपके क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तराखंड बना कब था, तो उत्तराखंड नवंबर 2000 में बना था। ठीक है, कब बना था? नवंबर 2000 में बना था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भैया उत्तराखंड में और क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे पर्वत तो मिलेगा ही, साथ में यहाँ पे सबसे फेमस ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग यमुनोत्री और गंगोत्री के नाम से जानते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के नाम से जानते हैं। जरा ये बताइए कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? और गंगा जी नहीं निकलती, क्योंकि गंगा जी बाद में जाके गंगा जी बनती है। तो ये बताइए कि ये गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? ये बताइए कि भाई गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री से तो पता है यमुना जी निकलती है, इसलिए यमुनोत्री नहीं पूछ रहे हैं। गंगोत्री से बताइए कि कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी और अलकनंदा। वेरी गुड। कहाँ कौन सी निकलती है? भागीरथी और अलकनंदा। और जब ये दोनों मिलती हैं तब जाके हरिद्वार में इनका नाम क्या बन जाता है? गंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चले। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संजीवनी। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस। ये वही न्यूज है, बस उसमें नाम बता दिया गया है। क्या नाम है उसका? संजीवनी। ठीक है, एक बार फिर से इसके बारे में बात कर ले तो कि कहाँ पे शुरू हुआ है? ये कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ठीक है, ये क्या है? एक एयर एम्बुलेंस है। मतलब अब अगर आपको चोट लगती है तो डायरेक्ट हवा में आएंगे, उठा के ले जाएंगे और हॉस्पिटल छोड़ देंगे। ठीक है, किसने शुरू किया है ये? अगर देखा जाए तो एम्स ऋषिकेश ने। किसने शुरू किया है? एम्स ऋषिकेश ने। ठीक है, चलिए आगे चले। अगर उत्तराखंड में नेशनल पार्क के बारे में बात करें कि भैया कितने नेशनल पार्क वहां पे हैं उत्तराखंड में, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क है। उसके बाद नंदा देवी
नंदा देवी नेशनल पार्क है। उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क है। उसके बाद गोविंद नेशनल पार्क है। क्या है भाई? गोविंद नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क आपको किस में मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। आगे चलिए अब चाइना के बारे में बात कर लेते हैं, चीन चान चूंग के बारे में। शेंजो 19 मिशन, शेंजो 19 मिशन जो है वो लॉन्च किया है, किसने किया है? चाइना ने किया है। कहां से किया है? तियांगोंग स्पेस स्टेशन से किया है। कहां से किया है? तियांगोंग स्पेस स्टेशन से किया है। देखिए चाइना के किसी भी मिशन के बारे में आप बात कर लीजिए, उनके मिशन का जो नाम होता है वो शेंजो ही होता है, ठीक है। जितनी बार वो करते हैं, कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो क्या करते हैं, उतनी बार वो उसका नंबर बढ़ा देते हैं। अगर इससे पहले वाले मिशन को देखेंगे तो वो शेंजो 18 हो जाएगा, उससे पहले वाले को देखेंगे तो शेंजो 17 हो जाएंगे। ज्यादातर जो मिशन होते हैं वो क्या होते हैं भाई? इसी नाम से वो रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मिशन आएगा वो क्या होगा आपका? शेंजो 20 हो जाएगा। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है? शेंजो 19 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। क्या किया है? शेंजो 19 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में देख लें अगर हम लोग। शेंजो 19 के बारे में देख ले तो सबसे पहले ये चाइना का मिशन है, ठीक है, चाइना का मिशन है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो मिशन है इसमें 3 लोग जो हैं बैठ के अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। वो 3 लोग कौन है? एक हैं आपके काइजू, ठीक है। दूसरे है आपके सोंग लिंगडोन, ठीक है। और लास्ट है आपके वैंग हेजो। कौन है भाई? वैंग हेजो। ये जो 3 लोग हैं ये इसमें बैठ करके कहाँ जाने वाले हैं? ऊपर। ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, ऊपर मतलब अंतरिक्ष में, ठीक है। वहीं अगर हम चाइना के बारे में बात करें कि भैया चाइना जो है वो क्या है? हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है। चाइना के कैपिटल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बीजिंग। क्या हो जाएगी? बीजिंग। बीजिंग से ही एक खतरनाक बीमारी फैली थी। बीमारी का नाम क्या है? बीमारी का नाम क्या है? कोरोना, ठीक है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो वही यहाँ पे फैली थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि चाइना के जो है प्रेसिडेंट का नाम क्या है? चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है भाई? शी जिनपिंग। ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है। इनकी करेंसी के बारे में देखें तो इनकी करेंसी क्या हो जाती है? रुपी हो जाती है। क्या हो जाती है? रुपी हो जाती है। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि चाइना जो है, अगर आप बात करेंगे चाइना की तो इंडिया के बॉर्डर से चाइना जो है वो इंडिया के 2 जगह बॉर्डर बनाती है और दोनों का नाम अलग अलग है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि अगर आप इधर देखेंगे लद्दाख साइड। अब आप मुझे ये बताइए कि चाइना को जो बॉर्डर लद्दाख के साथ लगता है उसका नाम क्या है? और चाइना का जो बॉर्डर इधर साइड अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है उसका नाम क्या है? इन दोनों का जरा नाम बताइएगा अलग अलग। चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है लद्दाख के जगह जो लगता है उसका क्या नाम है? और आपका अरुणाचल प्रदेश के जगह जो लगता है उसका नाम क्या है? बेटे तुम चाइना में जाना तो पूछ के आना कि भाई ऐसा क्या खा के तुम पैदा करते हो जो नाम इतना अजीब है, जिंग पिंग लिंग डूंग सिंग टिंग सब। चलिए ये बताइए कि लद्दाख में क्या है? आंसर मत बताना, हाँ बस यही सब बताना, हाँ। और वो LOC नहीं LAC है, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाता है भाई? अरुणाचल प्रदेश का नाम बताइए।
जो अरुणाचल प्रदेश से चाइना की लाइन जुड़ती है उसका नाम बताइए। LAC हो गया बेटा, LAC हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के साइड नाम बताइए, बताओगे? अरुणाचल प्रदेश के साइड नाम बताइए। नहीं पता, बस यही नाम है, नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही, यही नाम है, नहीं पता। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो लाइन है उसका नाम है मैक मोहन लाइन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि चाइना का जो लद्दाख के साथ बॉर्डर पड़ता है इंडिया का, वो क्या हो जाता है, उसका नाम है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है उसका क्या नाम है, मैक मोहन लाइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है ब्रैट वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी कोलिन्स 2023 AI। इसका मतलब ये है कि पिछले साल का जो वर्ड ऑफ द ईयर होता है, देखिए हर साल क्या होता है, एक वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि पूरे साल में एक वर्ड माना जाता है जिसको बहुत स्पेशल माना जाता है। ठीक है, तो पिछले साल का जो वर्ड ऑफ द ईयर था, जैसे आप लोग थॉट ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर, एग्जाम वो मैच में होता है ना कि मैन ऑफ द ईयर कौन है, मैच ऑफ द ईयर कौन है, इस तरीके से। तो वैसे ही एक वर्ड ऑफ द ईयर भी होता है। वर्ड मतलब अक्षर, अक्षर ऑफ द ईयर भी होता है। तो इस पिछले साल का अक्षर कौन सा था, ब्रैट। ठीक है, और ये जो ब्रैट है ये कौन सी डिक्शनरी के अंदर है, कॉलिन्स डिक्शनरी के अंदर है। अगर आपसे 2023 का पूछा जाए कि 2023 का बताइए कौन होगा, तो 2023 का क्या हो जाएगा वर्ड, AI। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ब्रैट का मतलब क्या होता है, तो ये ब्रैट का मतलब तुम लोग बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि ब्रैट का मतलब क्या होता है, वो बच्चा जो अच्छे से बिहेव नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग। ठीक है, जैसे कि कुछ नालायक तुम लोग, तो वही बच्चा होता है, वही तुम लोग ब्रैट हो, ब्रैट। चले आगे चलिए आयरन बीम इजराइल्स न्यू लेजर बेस्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, चलिए भाई अब फिर एक नई न्यूज पे आ जाते हैं जो कि इजराइल की तरफ से आ रही है। इजराइल की तरफ से नई न्यूज है। सबसे पहली बात है कि इस न्यूज का नाम क्या है, आयरन बीम। क्या नाम है, आयरन बीम। ठीक है, आयरन बीम ये है क्या, ये एक लेजर है, लेजर लाइट है। क्या है भाई, एक लेजर लाइट है। ठीक है, लेजर बेस्ड मिसाइल है, लाइट नहीं मिसाइल है। ठीक है, क्या है, लेजर बेस्ड मिसाइल है। अब किस लिए यूज किया जाएगा, डिफेंस में यूज किया जाएगा, आर्मी वाले इसको यूज करेंगे। किसने बनाया है, तो इजराइल ने इसको बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है, ये कितने किलोमीटर तक का रेंज देख सकता है, 7 किलोमीटर तक पहले से ये देख सकता है। ठीक है, एक तरह का ये हथियार है। क्या है, एक तरह का हथियार है। समझ में आ गई बात। तो एक तरह का आयरन बीम क्या है, लेजर बेस्ड मिसाइल हथियार है, जो किस लिए यूज होता है भाई, डिफेंस के सेक्टर में इसको यूज किया जाएगा। कौन यूज करेगा, इजराइल यूज करेगा, क्योंकि वही बनाया है। ठीक है, इजराइल यूज करेगा क्योंकि वही बनाया है। कहां तक रेंज रहेगी इसकी, 7 किलोमीटर तक रहेगी, मतलब 7 किलोमीटर दूर से ये क्या करेगा, लेजर के थ्रू उड़ा देगा। तो बस यही है। ठीक है, नेक्स्ट चले, 72nd रैंक ऑफ इंडिया इन AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। अच्छा एक और बात, यहाँ पे 2023 लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि भैया ये 2023 की न्यूज है, पिछले से पिछले साल की। ये पिछले से पिछले साल की न्यूज नहीं है। 2023 का मतलब ये है कि इसका जो डाटा है वो 2023 में कलेक्ट किया गया, और इसके रिलीज जो है वो कब किया गया, 2024 में किया गया। समझ में आई बात। भाई करोड़ों का देश है, देश ही खाली करोड़ों का है, ऊपर से पूरी यूनिवर्स अलग, उसमें अलग अलग कंट्री, उसके अलग अलग स्टेट, इतना सारा लंबा काम है। तो एक ही साल में ये पूरा पढ़ना जो है आसान नहीं होता, इसीलिए एक साल तो खाली उनको डाटा कलेक्ट करने में लग जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये 2023 नहीं 2024 की ही न्यूज है, लेकिन इंडेक्स किसका है, 2023 का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि इसमें फर्स्ट कौन आया, अगर आपसे पूछा जाए
कि ये जो AI प्रिपेयर्ड इंडेक्स है, AI प्रिपेयर्ड इंडेक्स का काम क्या होता है? AI का मतलब क्या है? AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कौन सी कंट्री कहां तक पहुंची है, किस कंट्री ने कितना अच्छा उसका इस्तेमाल किया है, क्या फायदा मिला है उसे और क्या नुकसान मिला है, किस कंट्री ने उसका नुकसान वाला इस्तेमाल किया है, ठीक है, मतलब खराब इस्तेमाल किया है जिससे कि कंट्री लॉस में चली गई है। तो इस तरीके को लेकर के क्या होता है, इस तरीके को लेकर के ये सारी चीजों को पूरा कैलकुलेट करके ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली रैंक जो है वो आई है सिंगापुर की। किसकी आई है भाई? सिंगापुर की। दूसरी रैंक जो है वो डेनमार्क की आई है। किसकी आई है? डेनमार्क की आई है। तीसरी रैंक के बारे में बात करें तो तीसरी रैंक आपकी यूएसए की आई है, ठीक है। अब अगर हम इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंडिया की बात कर लें। इंडिया की रैंक कितनी है? 72। क्या रैंक है? 72 है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की रैंक जो है 113 है। कितनी है? बांग्लादेश की 113। उसके बाद श्रीलंका के बारे में बात करेंगे तो श्रीलंका की जो रैंक है वो 92 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि भैया सबसे आखिरी नहीं, सबसे आखिरी नहीं, मतलब 31 चाइना की पूछा जाए, हम इसको सबसे आखिरी में ही ले गए। बताइए, नाम देखते ही मैं सबसे आखिरी बोल दी, रैंक ही नहीं पता, लेकिन ये 31 पे है, ठीक है। अच्छा कर रही है। चलिए आगे चले तो ये आपका AI आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड इंडेक्स है जिसमें सिंगापुर पहले नंबर पे आया है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे आया है, यूएसए तीसरे नंबर पे आया है, इंडिया का जो रैंक है वो 72 आया है, बांग्लादेश का रैंक यानी कि हमारे पड़ोसी देश का रैंक 113 आया है, श्रीलंका का रैंक 92 आया है और आपका चाइना का रैंक कितना है? 31 है। आगे चले तो चलिए, नवंबर 3 इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर सेलिब्रेटेड वाइड, ठीक है। मतलब 3 नवंबर को आपका एक इंपॉर्टेंट दिन आता है, उस इंपॉर्टेंट दिन का नाम क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व डे, ठीक है। 3 नवंबर को ये दिन जो है वो कहाँ पे मनाया गया था? कोलंबिया में मनाया गया था और वहां पे टीम बनाई गई थी COP16 की। और इस बार का जो आपका थीम था वो क्या था? बी पार्ट ऑफ द प्लान। क्या थीम था भाई? बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। आगे चलिए वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये 2004 में शुरू किया गया था और 2005 में इसका एक्ट पास हुआ था, ठीक है। NDMA ने ये टीम है जिसने क्या किया था? सबको जोड़ करके एक दिन मनाया था जिसका नाम है वर्ल्ड सुनामी डे। अच्छा, ये NDMA क्या है जरा देखे तो? NDMA एन से मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये क्या है? आपका NDMA है, ठीक है। देखिए 2004 में हुआ क्या था? 2004 में हुआ क्या था? चलिए 2004 में हुआ क्या था? बहुत भयंकर सुनामी आई थी, ठीक है। उस सुनामी से बहुत करोड़ों लोग, मतलब बहुत लोग उसके चपेट में आ गए थे। क्या हुआ? चपेट में आ गए थे तो फिर हुआ क्या कि फिर उसके बाद दोबारा ऐसा कोई कांड होने से पहले, अर्थक्वेक आए, सुनामी आए, देखिए जो नेचुरल डिजास्टर है उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हुआ क्या? इंडिया ने क्या किया? अपनी एक टीम बनाई जिसका नाम था NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कब बनाई? 2004 में। और इसी के थ्रू 2005 में एक्ट पास हुआ जिससे हम लोग 3 नवंबर को क्या बोलते हैं भाई? 3 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी डे। ये 3 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे चले, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो NDMA है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बताइए कि इसके चेयरमैन कौन होंगे? तो जो हमारे देश के PM होते हैं वही इसके क्या बन जाते हैं?
चेयरमैन बन जाते हैं। और इसको बनाने की वजह क्या थी? इसको बनाने की वजह यही थी कि भैया जो आपका 2004 में भयंकर सुनामी आई थी उसके बारे में लोगों को बता सके और जागरूक कर सके कि अगर दोबारा ऐसा कोई अवस्था आता है, दोबारा हमारे सामने ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है। आगे चलिए पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था, 5 से 6 नवंबर को हुआ था। ठीक है, बुद्धिस्ट समिट क्यों हुआ था? नाम से ही समझ में आ रहा होगा बुद्धिस्ट समिट क्यों हुआ था। जो बौद्ध धर्म है, जो हमारे गौतम बुद्धा थे, उनके विचारों को और बढ़ाने के लिए क्या हुआ था? ये बुद्धिस्ट समिट किया हुआ था। ठीक, आगे चले। निनगोल चाकोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट मणिपुर। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट की न्यूज है। यहाँ पे एक फेस्टिवल है निनगोल चाकोबा। ठीक है, निनगोल चाकोबा जो है वो क्या है? फेस्टिवल है। कहाँ का फेस्टिवल है? अगर इसके बारे में बात करें तो इस फेस्टिवल के बारे में तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फेस्टिवल है कहाँ का। तो कहाँ का फेस्टिवल है भाई? ये है मणिपुर का। कहाँ का फेस्टिवल है? मणिपुर का। मणिपुर में कौन बनाता है? तो मणिपुर में जो मीती कम्युनिटी है, एक तरह की ट्राइब होती है, मीती कम्युनिटी है, वो इस फेस्टिवल को मनाती है। अच्छा, जैसे दिवाली के बाद हम लोग भैया दूज मनाते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं? दिवाली के बाद जो इनका फेस्टिवल होता है उसका नाम क्या होता है? ये निन चोम वही जो नाम था। ठीक है, उसके अलावा अगर आप पूछे सेम एज भैया दूज, कैसे मनाया जाता है? सेम एज भाई दूज। ठीक है, सेम एज भाई दूज। समझ में आई बात? उसके अलावा अच्छा, आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो किससे किससे जुड़ा हुआ है? वो बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है और म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या है, ये मीती कम्युनिटी आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी और म्यांमार में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीती कम्युनिटी कौन कौन से इलाके में मनाया जाता है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और हमारा भारत। ठीक है, इन तीनों जगह पे क्या होता है? ये चीजें मनाई जाती है, फेस्टिवल मनाया जाता है। आगे चले। कंचन उगर संडी वो फर्स्ट वुमेन बाइकर टू स्केल लीपू लेक पास। ठीक है, पास मतलब क्या होता है? दर्रा। ये पास का मतलब क्या है? दर्रा। ठीक है, दर्रा मतलब कंचन जो है ये पहली ऐसी वुमेन बनी है जिन्होंने क्या किया है? लीपू लेक पास, यानी कि लीपू लेक दर्रा जो है। अच्छा, दर्रा क्या करता है? देखिए, जब दो पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाना होता है, जब दो पहाड़ों के बीच में जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में रास्ता बनाना होता है, तब उनको क्या कहते हैं हम लोग? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? दर्रा कहते हैं। तो इन्हीं दर्रा को पास करने वाले, इन्हीं में से एक दर्रा है लीपू लेक, उसको पास करने वाली, उस पर चढ़ने वाली पहली वुमेन कौन है? कंचन उगवर संडी। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है भाई? ये है झारखंड की। आगे चले। अतानु दास विन ब्रॉन्ज मेडल एट स्विस ओपन इंडोर आर्करी। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि पूछ क्या रहा है, बता रहा है कि अतानु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि भाई किसने जीता है? अतानु दास ने जीता है। ठीक, चलें आगे। चलिए, कोलकाता 3 साल 3 years ओल्ड अनिश बारकर बिकम वर्ल्ड यंगेस्ट फीड रेटेड चेस प्लेयर। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान बच्चे आदमी के रूप में अगर देखा जाए तो वो कौन बना है? 3 साल के अनिश बारकर बने हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे रहने वाले हैं भाई? कहाँ के रहने वाले हैं ये? कोलकाता के रहने वाले हैं। आगे चलिए। कुंडू संजय मूर्ति अपॉइंटेड एज द न्यू सीएजी ऑफ इंडिया। चलिए, ये न्यूज आपके लिए क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? चलिए इसके बारे में बताते हैं। के संजय मूर्ति जो है ये नए सीएजी अपॉइंट हुए हैं इंडिया के। अच्छा, ये सीएजी क्या होता है? हाँ, सीएजी होता क्या है? जब आप देखते होंगे चलिए, जब आप बेटा इधर पे पहले ध्यान दे दो, फिर कॉपी पेस्ट करके मैसेज कर देना। पीडीएफ मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था। अच्छा, तुमको कॉपी पेस्ट करने की बीमारी है ना लोफी बॉय?
चलिए, तो मैं ये बता रही थी, पहले पढ़ लो, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, सीएजी होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। जब भी आप पार्लियामेंट की जो उसमें वाद विवाद होते रहते हैं सेशन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आप देखते होंगे कि वहां पे जो लोग होते हैं वो एग्जैक्ट आपको वैल्यू बताते हैं कि इतने प्रतिशत लोगों को नौकरी मिली, इतने प्रतिशत लोगों को नौकरी नहीं मिली। एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के सेक्टर में आपने क्या किया, पढ़ाई के डायरेक्शन में क्या किया, आपने इतना प्रतिशत जो है पैसा खर्च किया, लेकिन उसकी वजह से कुछ हमें मिला ही नहीं, इतना लॉस हुआ, इतना घाटा हुआ। तो ये जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है ना, कि अगर उसने बोला है कि भैया 5,000 लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन नौकरी तो 10,000 की निकली थी, उसमें से बाकी 5,000 की नौकरी कहाँ चली गई। तो इस तरीके से जो एग्जैक्ट डाटा होता है वो कौन कैलकुलेट करके देता है, सीएजी। सीएजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका सीएजी का फुल फॉर्म होता है। ये पूरा क्या होता है, इन्हीं का काम होता है कि जो भी पार्लियामेंट में लोग बोल रहे हैं, और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, जो स्टेट में चल रहा है, जो टैक्स वगैरह, किसको कितना टैक्स मिलता है, किस स्टेट में अगर अगर मान लीजिए कि यूपी में 5% टैक्स जीएसटी लागू हुआ है, तो उस केस में इतने महीने में, खाली मार्च के महीने में कितना जीएसटी इनको मिला, कितना भरना पड़ा, कितना मिला, इस तरीके से जो न्यूज आपको मिलती है। मतलब जितना भी डाटा बेस होता है, डाटा मतलब मैथ से रिलेटेड, जितना भी मैथ से रिलेटेड काम होता है, नंबर से रिलेटेड काम होता है, वो सारा का सारा कैलकुलेट करने का काम किसका होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सारा का सारा कैलकुलेट करने का काम किसका होता है, इन्हीं का होता है। ठीक है, मतलब इंडिया के अगर बाबू यानी कि क्लर्क बोला जाए, कौन होगा, यही सीएजी होंगे। ठीक, अब इसी के सीएजी के नए जो है वो अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन, नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं, जिसका नाम क्या है, के संजय मूर्ति। क्या नाम है भाई, के संजय मूर्ति, ये इनका नाम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सीएजी हमारे संविधान के किस आर्टिकल में आता है, तो किस आर्टिकल में आता है, 148 से 151 आर्टिकल में आता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो चेयरमैन है इनका कार्यकाल कितने समय तक होता है, कितने समय तक ये अपने पद पे बैठे रहेंगे, तो या तो ये 6 साल तक बैठे रहेंगे, ठीक है, या तो ये 6 साल तक बैठे रहेंगे, या जब तक ये 65 वर्ष के नहीं हो जाते। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले आ गया क्या हो जाएगा, उसमें ये हट जाएंगे। या तो इनका 6 साल पूरा हो जाए, और या तो फिर इनके 65 वर्ष यानी कि ये 65 ईयर्स के हो जाए। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये अगले ही महीने 65 के हो रहे हो। मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि ये संजय मूर्ति अभी जो है 64 ईयर्स के हैं, और अभी जाके जून में क्या हो जाएंगे, 65 ईयर्स के हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है भाई, आपका कार्यकाल होता है। तो या तो फिर ये 6 साल अपने पूरे करें, और या तो फिर 65 ईयर्स क्या करें, पूरे कर लें। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इनको अपॉइंट कौन करता है, कि कौन बताएगा कि भाई यही बनेंगे हमारे नेक्स्ट चेयरमैन, तो कौन बनाता है, प्रेसिडेंट। कौन बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है। आगे चलिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इससे पहले आपको कौन सा इंडेक्स बताया था मैंने, एआई इंडेक्स। ये बताइए कि एआई इंडेक्स के पहले, दूसरे और तीसरे कौन है। अभी मैंने आपको 4 क्वेश्चन पहले ये बताया था कि एआई इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आया है। चलिए भैया कमेंट बॉक्स में फटाफट ये बताइए कि एआई इंडेक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक किसकी आई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक किसकी आई है। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसमें जो है
पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पूरी तरह से खाली रही। सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए। वेरी गुड। शगुन सिंह, वेरी गुड। सबसे पहले इन्हीं का मैसेज आया, शगुन सिंह का। फिर उसके बाद तन्वी शर्मा, अमन कुमार, हिमांशु, वंश, वेरी गुड। चलिए, पढ़ाई में मन लग रहा है मतलब, है ना? तो चलिए, मैं ये बता रही थी जो आपका क्लाइमेट प्रिपेयर्ड इंडेक्स है उसमें इतना खराब लोग काम कर रहे हैं, इतना खराब देश काम कर रहा है कि पहली 3 जो सीट थी वो पूरी की पूरी खाली कर दी गई कि भैया कोई इस लायक ही नहीं है कि जिसको हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा रैंक दे सके। 4th रैंक के बारे में बात करें तो 4th रैंक पे आता है आपका डेनमार्क। कौन आता है? डेनमार्क। फिर 5th रैंक के बारे में बात करें तो 5th रैंक पे आता है आपका नीदरलैंड। कौन आता है? नीदरलैंड। इंडिया के बारे में बात करें कि भैया इंडिया का कितना रैंक है, तो इंडिया जो है वो 10th नंबर पे आता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे आखिरी रैंक किसका है, तो सबसे आखिरी रैंक जो है वो ईरान का है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये ऐसा इंडेक्स है जिसमें पहले की 3 सीट क्या हुई हैं? खाली हुई हैं। 4th रैंक जो है वो डेनमार्क का आया है, 5th रैंक जो है वो नीदरलैंड का आया है। इंडिया के रैंक के बारे में बात करें तो इंडिया 10th नंबर पे आया है और आखिरी रैंक जो है वो ईरान का आया है। आगे चले, चलिए 16th ब्रिक्स समिट के बारे में बात कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आगे चले, इसको होस्ट किसने किया था? होस्ट मतलब इसका मेजबान कौन था? तो मेजबान कौन था? कजान। कजान कहाँ का? रशिया का। ठीक है, कजान कहाँ का? रशिया का। अब जब रशिया में मेजबानी हुई है तो बताइए भैया कि रशिया के प्रेसिडेंट ही इसकी अध्यक्षता करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर इंडिया में मेजबानी हुई होती तो इंडिया के प्रेसिडेंट इसको क्या करते? अध्यक्षता करते। उसी तरीके से अगर रशिया में हुई है तो कौन करेगा? रशिया के प्रेसिडेंट। रशिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया इसमें? तो इंडिया की तरफ से हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि पीएम हैं, उन्होंने भाग लिया। ठीक, अच्छा, ब्रिक्स के बारे में पहले बात कर ले हम लोग कि आखिर ये ब्रिक्स होता क्या है। ब्रिक्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ब्रिक्स जो है इसमें जो है 5 कंट्री है, जितने नाम है उतनी ही कंट्री है। बी से आपका ब्राजील, आर से आपका रशिया, आई से आपका इंडिया, सी से आपका चाइना और एस से आपका साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज जो है मिल करके क्या बनाती हैं भाई? ये 5 कंट्रीज मिल करके क्या बनाती हैं? आपका ब्रिक्स बनाती है। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ये जो ब्रिक्स है क्या यही G20 का भी मेंबर है, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो 5 देश आपको दिख रहे हैं, आपका ब्राजील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और रशिया, ये 5 के 5 G20 के भी मेंबर हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए आगे चले। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हरमनप्रीत सिंह नेम्ड एज प्लेयर ऑफ द ईयर मैन इन हॉकी 2024। ठीक है, 2024 में हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर का किताब मिला है। किसमें? हॉकी में। ठीक है, ये जो हॉकी सेरेमनी थी ये हुई कहाँ पे थी? मुस्कैट में हुई थी। कहाँ पे थी? मुस्कैट में। मुस्कैट कहाँ पर है भाई? ओमान में। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था, तो प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह, जो कि कहाँ के हैं? इंडिया के रहने वाले हैं। वुमेन के बारे में अगर बात करें तो वुमेन में हॉकी में किसको मिला है? तो विब्बी जैनसन को मिला है। ये विब्बी जैनसन कहाँ के हैं? विब्बी जैनसन कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। और अगर गोलकीपर के बारे में बात करें कि मेन में गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है, तो PR श्रीजेश को। और ये भी कहाँ के है भाई? ये भी आपके इंडिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी, इसके बारे में बात करें तो इसको होस्ट किसने किया है? राजगीर, बिहार में होस्ट हुआ था ये। विनर कौन थी? इंडिया। हारा कौन? चाइना। और बेस्ट प्लेयर कौन था? दीपिका शेरावत। चलिए G20 के बारे में बात कर लें। इसी G20 के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था।
G20 की जो समिट हुई थी वो 19th थी इस बार। कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में हुई थी। कब से कब तक हुई थी? 18 से 19 नवंबर तक हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया ने कौन से साल में होस्ट किया था G20 का, तो कब किया था इंडिया ने? 2023 में किया था। कहाँ पे किया था? तो कहाँ पे किया था भाई? न्यू दिल्ली में किया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, यानी कि एक जस्ट वर्ल्ड और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण करना। ठीक, चेयरपर्सन के बारे में देखें तो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है वही यहाँ के क्या हो जाएंगे? चेयरपर्सन हो जाएंगे। आगे चले, चलिए इससे पहले कि आगे चले तो मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता दूं कि ना बताऊं? चलिए बता देती हूँ। G20 के बारे में बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि G20 बना कब, G20 बना कब? 1999 में। ठीक है, अगर G20 के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 19 कंट्रीज, 19 इसके अंदर कंट्रीज आ जाती हैं और 2 जो है वो यूनियन आ जाते हैं। ठीक है, यूनियन यानी कि बहुत सारे देशों का समूह होता है। ठीक है, यूनियन यानी कि बहुत सारे देशों का समूह होता है। ठीक है, और वो 2 यूनियन कौन से होंगे आपके? तो 2 यूनियन जो है वो एक है आपका यूरोपियन यूनियन और एक है आपका साउथ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, इन दोनों को मिला करके ये G20 जो है अब G21 बन चुका है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, तो ये अभी 2025 में जाकर के जुड़ा है। नहीं, 2025 में नहीं, 2023 में जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइए 2023 में ये G20 को किसने होस्ट किया था, तो किसने किया था? इंडिया ने। अभी आपसे बताया गया कि 2024 में किसने किया था, तो किसने किया था? ब्राजील ने। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए 2025 में कौन करेगा, तो कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चले, मिस यूनिवर्स के बारे में बात कर लें भैया। मिस यूनिवर्स किसको किसको पसंद है? मिस यूनिवर्स किसको किसको पसंद है? मिस यूनिवर्स जो है इस बार के 73rd मिस यूनिवर्स पेजेंट के बारे में बात कर लें तो ये कौन सी कंट्री में हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। जीती कौन? विक्टोरिया काजे थेलिंगो। कहाँ की हैं ये? डेनमार्क की हैं और ये पहली बार जीती हैं। कब जीती हैं? पहली बार जीती हैं। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताइए कि इंडिया मिस यूनिवर्स कितनी बार जीत चुका है? अगर इंडिया के बारे में बात कर लेंगे तो इंडिया मिस यूनिवर्स कितनी बार जीत चुका है? जरा मुझे ये बताइएगा कि इंडिया मिस यूनिवर्स कितनी बार जीत चुका है। इंडिया मिस यूनिवर्स कितनी बार जीत चुका है? बेटा हम यूपी से हैं। इंडिया मिस यूनिवर्स कितनी बार जीत चुका है, जरा ये बताइए। इंडिया मिस यूनिवर्स कितनी बार जीत चुका है? 3 बार। वेरी गुड। कितनी बार जीत चुका है? 3 बार। सबसे पहली बार किसने जीता था? सबसे पहली बार आपका सुष्मिता सेन ने जीता था। किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने। कब जीता था भाई? 1999 में। ठीक है, उस 1994 में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो उसके बाद लारा दत्ता ने जीता था। किसने जीता था? लारा दत्ता ने। और फिर उसके बाद किसने जीता था? अभी कुछ साल पहले हरनाज संधू ने। किसने जीता था? हरनाज संधू ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लारा दत्ता ने कब जीता था तो लारा दत्ता ने 2000 में जीता था। और हरनाज संधू ने कब जीता था? तो हरनाज संधू ने 2021 में जीता था। ठीक, आगे चलें। इस वाले मिस यूनिवर्स के बारे में बात करें तो इसकी फर्स्ट रनर अप चिदिमा एडिस्टीना थी और सेकंड रनर अप मारिया फर्नांडा बेल्ट्रेन थी जो कि मैक्सिको की थी। आगे चलें, नेक्स्ट है आपके पास बुकर प्राइज। बुकर प्राइज के बारे में बात करें तो बुक के क्षेत्र में, बुकर से ही समझ आ रहा है कि किताबों के क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज ये माना जाता है। तो इस बार का बुकर प्राइज किसको मिला? समांथा हार्वे को मिला। कौन सी बुक के लिए मिला? तो ऑर्बिटल के लिए मिला। और
ये जो है जेनी यूपेनबेक, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, यानी कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। COP29 2024 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये जो हुई थी कहाँ हुई थी? 11 से 22 नवंबर को हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बाकू अजरबैजान में हुई थी। इसमें जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, उन्होंने भाग लिया था। और ये क्या है? UNFCCC के मेंबर्स, यानी कि ये COP29 जो है इसी के मेंबर्स हैं। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ ये था कि भाई हम अपने क्लाइमेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कम कर सकते हैं, जो हमारी घातक गैसें हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं, किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ है यहाँ पे, ये सब चीज़ें क्या हुआ है भाई, उसी चीज़ के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये जो है मल्टीलेटरल अलायंस है। कब लॉन्च हुई थी? 2023 में, जब G20 चल रहा था इंडिया में। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। इसका काम क्या है? टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल, यानी कि जो बायोफ्यूल गैस है उनके बारे में क्या कर रहा है, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, टोटल मेंबर अगर देखा जाए तो इसमें 22 कंट्री है। इसका फाउंडिंग कौन है? इंडिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, UAE, सिंगापुर और मॉरिशस। आगे चले, गगनयान मिशन, चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गगनयान मिशन के बारे में बात कर लें तो गगनयान मिशन जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, जो कि कब लॉन्च होगा? 2026 में। ठीक है, इसमें 4 मेल एस्ट्रोनॉट और एक फीमेल एस्ट्रोनॉट जाएगी। और वो जो फीमेल एस्ट्रोनॉट है वो एक रोबोट है जिसका नाम है व्योम मित्तल। क्या नाम है? व्योम मित्तल। ठीक है, इसरो ने ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो ने जो गगनयान मिशन है वो किसके साथ साइन किया है? तो किसके साथ साइन किया है भाई? ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। आगे चलें, ग्वालियर न्यू कैटल डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये जो है ये ग्वालियर यानी कि पूरे इंडिया का पहला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कैटल डंग जो है यानी कि काओ के वेस्ट से क्या किया गया है? इसको बनाया गया है। किसने इसको इनॉग्रेट किया है? PM मोदी ने वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ग्वालियर MP का ये है। आगे चले, जापान वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये SSC के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या न्यूज है, ये न्यूज आपसे बोल रहा है कि जापान की पहली वुडन सैटेलाइट है जो कि किसने बनाई है? जापान ने बनाई है। इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट। क्या नाम है? लिग्नोसैट। चलिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात कर लें तो इस बार जो था इसका 7th एडिशन था। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है। को प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस है। और ये जो 7th एडिशन था वो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ, यानी कि न्यू दिल्ली में। चलिए भैया, विम्बेक्स, एक और आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बेक्स। ठीक है, विम्बेक्स जो है ये इस बार जो हुआ था वो 5th एडिशन था। कहाँ हुआ था? अंबाला हरियाणा में हुआ था। किसके किसके बीच होता है? इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। आगे चलें, नेक्स्ट है UNEP ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप। ठीक है, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसमें जो है भाग लेने वाली पहली कंपनी है जो कौन सी है? आपकी ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप वाली है। ठीक है, पहली कंपनी इंडिया की तरफ से कौन है जो इसमें भाग लेगी? अच्छा, इसमें दिया नहीं क्या? उसका नाम है कैरिन। ठीक है, पहली कंपनी जो है वो इंडिया की तरफ से जो भाग लेगी उसका नाम है कैरिन। नेक्स्ट लेके हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स। अच्छा, ये हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि ये हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, तो हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी आपको किसी दूसरी कंट्री में आप आराम से घूम सकते हैं बिना पासपोर्ट के, या किस कंट्री में आपको पासपोर्ट कितनी जल्दी मिल जाता है, तो उसका वो आता है आपका हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स में। तो इसमें नंबर 1 आपका आ जाता है क्या? सिंगापुर। अगर आप इंडिया की रैंक देखेंगे तो इंडिया की जो है वो कितनी रैंक है? 80th रैंक, या 8080। और लास्ट देखेंगे कि सबसे मुश्किल पासपोर्ट कौन सी कंट्री का लेना है, तो वो है भाई आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पासपोर्ट लेना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए इसको लास्ट में रखा जाता है।
स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव 35% जॉब रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन स्टेट सर्विस। ठीक है, एमपी जो है वहां की जो स्टेट कैबिनेट है यानी कि वहां के जो सीएम है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने राज्य में ये कहा गया है कि भैया हम अपने राज्य में जो वुमेन है यानी कि जो औरतें हैं उसको जो जॉब रिजर्वेशन है वो कितना कर दे रहे हैं, 35% कर दे रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि कौन से स्टेट में औरतों को 35% रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कौन से स्टेट में दिया जाता है, एमपी में दिया जाता है। एमपी के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है भाई, भोपाल। क्या है इसकी कैपिटल, भोपाल। आगे चलिए 10 एलिफेंट इन एमपी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रिपोर्टेडली डाई। अगर आप देखेंगे तो न्यूज में ये था कि 10 हाथी की मौत हो गई। कहां पर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉइजन खाने से, कौन सा पॉइजन खाने से इनके साथ ऐसा हुआ, तो वो कौन सा पॉइजन, कोडो मिलेट पॉइजन। कोडो मिलेट नाम का जो जहर है यही खाने से इनकी क्या हुई, मौत हो गई। आगे चलिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो लॉन्च हुआ है, किस लिए लॉन्च हुआ है, जो हायर स्टडीज करना चाहते हैं लोग। चलिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है ये उन लोग को दिया जाता है जो हायर स्टडीज वाले हैं, मतलब जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब उनको क्या करना है, आगे जाके पढ़ाई करना है। तो कौन सी योजना हो जाएगी, विद्या लक्ष्मी योजना, हायर स्टडीज के लिए। दीपम 2.0 स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें क्या होगा, फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा, किसको, औरतों को मिलेगा। 3 सिलेंडर हर साल मिलेगा। ये कहाँ पे दिया गया है, आंध्र प्रदेश में दिया गया है, वहां के सीएम ने लॉन्च किया ये स्कीम। ठीक, चलिए आगे चले। इंडियन स्टेट फॉर्म्ड अ जॉइंट पैनल फॉर द चीता प्रोजेक्ट। ठीक है, एक चीता प्रोजेक्ट किया गया है। अब आ रही होगी बेटा, अब आ रही होगी आवाज। चीता प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है किस स्टेट में, एमपी और राजस्थान में। ठीक है, इन दोनों स्टेट में क्या हुआ है, चीता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। चलिए एक नया ऐप आपके पास आया है, सुगम ऐप, जिसमें क्या होगा, लॉन्च किया जाएगा। ये कहाँ पे लॉन्च होगा, छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। किस लिए, ताकि आप जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है उसको ऑनलाइन कर सके। क्या कर सके, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर सके। उसके आगे अगर आप बात करेंगे तो लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम बना है। कहाँ पे बना है, द्रास में बना है। कहाँ पे बना है, द्रास में बना है। आगे चले, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में बात करें तो ये कब होता है, 7 नवंबर को होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे कब होता है, तो वर्ल्ड लेवल पे 4 फरवरी। बिहार सुल्तानगंज स्टेशन जो है वो न्यू नेम, उसको नया नाम दे दिया गया है अजगैबीनाथ। ठीक है, ये किसको स्टेटेड है, भोलेनाथ को डेडिकेटेड है। ठीक है, रामचंद्र गुहा लेलिस्ट बुक स्पीकिंग विथ नेचर। रामचंद्र जो है इन्होंने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है स्पीकिंग विथ नेचर। आगे चले, अलनाता, ये क्या है भाई, बहुत पुराना टाउन है। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था इंडिया में, वैसे ही सऊदी अरेबिया में बहुत पुराना टाउन मिला है हमें। 4000 साल पुराना है ये, जिसका नाम क्या है, अलनाथा। सबसे पुराना अल्फाबेट के बारे में बात करें तो वो सीरिया में हमें मिला था। ठीक है, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है वो यूपी में लॉन्च होने वाला है। और यूपी में कहाँ लॉन्च होने वाला है, जेवार नोएडा में लॉन्च होने वाला है। आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात करें तो जो यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग जो है वो कितनी आई है, 48 आई है। अगर आपसे पूछे कि आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग कितनी है तो कितनी है भाई, 46 है। उसके बाद बात करें, स्विट्जरलैंड बुर्का बैन लॉ ऑफिशियली टेक अफेक्ट फ्रॉम 2025। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनना औरतों के लिए क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। अब पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, उनके लिए बैन कर दिया गया है। कब से, 2025 से। पहली कंट्री टू बैन अंडर 16 टू यूज सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहली कंट्री बन गई है कि अगर वहां पे जो बच्चे या जो व्यक्ति जो है 16 साल से नीचे के हैं उनको क्या होगा,
सोशल मीडिया का यूज नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद है आपका पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज। अगर आप देखेंगे तो पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज क्या है, ये इंडिया की एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ में रहते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों क्या होती है, साथ में रहती है। और ये कहाँ पे किया जाता है भाई, पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे चले, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली रिसीव सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर। इनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर प्राइज से सम्मानित किया गया है। किस लिए, इंडिया के पास आईएनएस हंसा है इसीलिए। और ये आईएनएस हंसा कहाँ पे रखा गया है, गोवा में। आगे चले, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसीज। अब क्या हुआ है, इंडिया ने मालदीव के साथ साइन किया है एक एग्रीमेंट जिसमें इंडिया और मालदीव के बीच में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, यानी कि आदान प्रदान होगा, आयात निर्यात होगा, वो क्या होगा, इंडियन करेंसी में यानी कि रूपी में ही हो जाएगा। 9th अमूर फाल्कन फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये जो फेस्टिवल है ये बर्ड के लिए मनाया जाता है। किसके लिए, बर्ड के लिए बनाया जाता है। ये जो बर्ड है 22,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हैं, मंगोलिया से इंडिया और फिर इंडिया से साउथ अफ्रीका जाती हैं। और किस स्टेट में मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। फिर है गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम। देखा जाए तो गुड गवर्नेंस जो है वो हरियाणा में स्टार्ट हुआ है। किसको डेडिकेटेड है, अटल बिहारी वाजपेयी को डेडिकेटेड है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। बिली जीन किंग कप 2024, ये जो है ये टेनिस का कप है। इसमें जीता किसने, इटली ने जीता है। किसको हराया है, स्लोवाकिया को हराया है। इटली वॉन डेविस कप 2024 थर्ड टाइम। चलिए अब मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, ये आखिरी है। मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात कर ले तो मार्च में 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 4 मार्च को वर्ल्ड सेफ्टी डे। 7 मार्च को चापचार कुट फेस्टिवल। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे और 12 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका अक्टूबर नवंबर का पूरा करंट अफेयर। इसी से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे अगली क्लास में, और उसके साथ आपके पास दिसंबर और जनवरी का भी करंट अफेयर लेके आएंगे। ठीक है, अगली क्लास में फिर जुड़ते हैं वही 7 से 8, 7 से 9। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब हमारे हिस्ट्री वाले सर आ रहे हैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। लगातार लगे रहिए सुबह से लेकर रात तक। हम आपके साथ है इस 21 दिन में बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट एग्जाम्स के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पूरी एनडीए की तैयारी करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।